नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आइए सुनते हैं उषा किरण सोनी जी द्वारा लिखी एक कहानी खाली हाथ। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आशा है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। आज पूरे 8 वर्षों बाद मैं पदमपुर वापस जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि वहाँ मुझे कोई पहचानेगा भी या नहीं। फिर भी मैं वहाँ जाने से अपने आप को रोक नहीं पाई, चल पड़ी हूँ। मैं वहाँ एक सरकारी सहायता व मान्यता प्राप्त बालिका विद्यालय में पढ़ाती थी। स्कूल के कर्ता धर्ता थे मैनेजर श्री मोहनलाल केडिया। उन्होंने यह स्कूल अपनी दिवंगत माताजी के नाम पर बनवाया था। भाग दौड़ कर सरकारी मान्यता और सहायता तो प्राप्त कर ही ली थी, स्वयं भी दिल खोलकर पैसा लगाया था। छात्राओं के लिए अच्छी सुविधाएं तो थी ही, दूसरे शहर से आई शिक्षिकाओं के लिए भी 4-5 हॉस्टल नुमा कमरे व रसोई एक पंक्ति में बना रखे थे। वेतन भी उतना देते जितने पर हस्ताक्षर कराते, इसलिए छात्राएं, अभिभावक और शिक्षिकाएं सभी उनसे खुश थे। परंतु वे मूलतः व्यापारी थे, इसलिए विद्यालय भी उनके लिए नाम और धन देने वाली दुकान थी। वे जब भी विद्यालय आते तो प्राचार्य से आया तक सभी हाथ जोड़कर सेवा में खड़े हो जाते। इससे उन्हें बड़ी तुष्टि मिलती थी। रिक्शा फाटक पर रुका। मैंने देखा कि इमारत की नई रंगाई पुताई हुई है और फाटक पर नया चौकीदार खड़ा है। मैंने उसके पूछने पर प्राचार्य से मिलना कारण बताया और रिक्शे से उतरकर भीतर चली गई। भीतर लगभग सब कुछ पहले जैसा ही था। ज्यों ही मैंने ऑफिस में कदम रखा, सामने की कुर्सी पर बैठी रमा देवी तपाक से उठी और मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। फिर पास की कुर्सी पर बैठाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, स्वर्णा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। आया हमें देख रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या सचमुच? मैंने तो सोचा कि आप सब अपनी अपनी दुनिया में खोकर मुझे भूल चुके होंगे। मैं बोली, अरे नहीं, मैं ही क्यों, सभी तुमको याद करते हैं। वे छलकते स्वर में बोली, अभी पुराने कौन कौन लोग हैं यहाँ? मैंने प्रश्न किया। लगभग सभी लोग हैं, बस 2-3 ही नई शिक्षिकाएं आई हैं। एक तो आपकी जगह और 2 नए विषयों की नई शिक्षिकाएं, उन्होंने उत्तर दिया। उनकी बात पूरी होने से पहले ही 6-7 महिलाएं एक साथ भीतर आ गईं और मिलने मिलाने का दौर चल पड़ा। यह सब आया की करामात थी। कुशलता, बच्चे, पति और जाने क्या क्या, ढेर सारे प्रश्न और उत्तर, ठहाके, चाय नाश्ता, बीती बातें, आने वाले कल के चर्चे। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। छुट्टी होने पर अनेक आमंत्रण भरे स्वरों के ऊपर एक स्वर रमा जी का आया। भाई, आज तो स्वर्णा जी मेरे साथ रुकेंगी, क्योंकि उनसे तो मेरी बातचीत हो ही नहीं पाई। वे पूरे समय आप सबसे ही बातें करती रहीं। मैंने सादर आमंत्रण स्वीकार किया और रमा जी के साथ उनके घर यानी विद्यालय की छत पर बने 2 कमरों व रसोई वाले उनके फ्लैट में आ गई। रमा जी प्राचार्य बनने के बाद से इस फ्लैट में रह रही थी। मैंने पाया कि भीतर के कमरे व रसोई में आज भी वही काम चलाऊ फर्नीचर, बिस्तर व गिने चुने बर्तन हैं। हाँ, बाहर का कमरा उनके प्राचार्य हो जाने की चुगली कर रहा था। वहाँ अभिजात्य और समृद्धि दोनों की ही हल्की छाप थी। रमा जी मुझे कमरे में बैठाकर अभी आई कहकर रसोई में घुस गईं। 5 मिनट बाद वे कपड़े बदल चाय के 2 कप उठाए आकर मेरे निकट बैठ गईं। निकट से देखा तो रमा जी का सूना चेहरा, उस पर पड़ी हल्की झुर्रियाँ व सूखापन उनके सूने जीवन की कहानी सुना रहा था। औपचारिक बातचीत तो विद्यालय में हो ही चुकी थी, अतः वे चुपचाप चाय पीती मुझे निहार रही थी, पर उनकी आंखों में कुछ कह लेने की अकुलाहट स्पष्ट झलक रही थी। मैंने कहा, अब अपनी सुनाइए। चाय का कप रख कुछ पल वे मुझे निहारती रही, फिर मेरे कंधे पर सिर रखकर फपक पड़ी। स्वर्णा, मुझे फिर विधाता ने धोखा दिया। मैं फिर एक बार एकाकी हो गई। उनकी दबी सिसकियों के चित्कार को रोकने के लिए मैंने दिलासा देना चाहा, पर उन्होंने मेरा हाथ हटा दिया। कंधा मिला है तो रो लो, इससे मन हल्का हो जाएगा, मैंने कहा। रमा एक ब्राह्मण शिक्षक की बेटी थी। कन्यादान का पुण्य पाने के लिए उनका विवाह
7 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। वे उस विवाह का अर्थ भी नहीं जानती थीं। बस ढोल बाजा, गहने कपड़े, शोर, रिश्तेदार और विवाह हो गया। उन्हें खूब मज़ा आया था। यही था उनकी दृष्टि में विवाह। एक दिन वे अन्य लड़कियों के साथ गोटियां खेल रही थीं कि रोती हुई दादी आईं और उन्हें छाती से लगाकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां फोड़ दी गईं और उन्हें सफ़ेद दुपट्टा उड़ा दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनके पति को सांप ने काट लिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। सभी को रोते देख वे भी रो पड़ी। मात्र 9 साल की आयु में वे विधवा हो गई। रमा के शिक्षक पिता प्रगतिशील विचारों के थे, परंतु अपनी माँ के भय से अपने प्रगतिशील विचारों को घर की दहलीज के बाहर ही रखते थे। माँ का थोड़ा विरोध करते हुए उन्होंने रमा को स्कूल में भर्ती करा दिया। वे भी रमा को बहुत चाहती थीं, इसलिए थोड़ी नानुकुर के बाद उन्होंने रमा को स्कूल जाने और आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। 2 वर्षों के बाद रमा की दादी के गुजर जाने पर उन्होंने निर्विरोध हो ऐलान कर दिया कि वे उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। बचपन में हुए गुड़िया के से ब्याह और वैधव्य दोनों को ही एक बुरे सपने की तरह रमा भूल चुकी थी। गांव के स्कूल में 10वीं तक पढ़कर तीक्ष्ण बुद्धि रमा जब 11वीं कक्षा में पढ़ने पास के कस्बे में जाने लगी तो वे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। पिता की अनुमति से वे अपने दूर के एक मामा के पुत्र नीलकांत दुबे के साथ दूसरी साइकिल पर कस्बे के इंटर कॉलेज जाती थी। दोनों कब विद्यालयी पुस्तकों के स्थान पर प्रेम की पुस्तक पढ़ने लगे, या उन्हें भी तब पता लगा जब बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गईं और उनका दैनिक मिलना बंद हुआ। नीलकांत कभी कभी मिलने के बहाने आ जाता। तब दोनों खेतों की मेड़ पर टहलते, बातें करते। अपने अपने माता पिता से कुछ कहने की हिम्मत दोनों में ना थी। एक दिन साहस बटोरकर नील ने रमा के पिता से रमा के साथ विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट की। सुनकर उन्होंने सोच समझकर उत्तर देने का आश्वासन दिया। रमा के मुख पर छाई आभा व प्रसन्नता देख उससे पूछने की आवश्यकता ना रही। खूब सोच विचार कर तथा रमा के भविष्य का चिंतन कर अपनी पत्नी के लचर विरोध को नकारते हुए उन्होंने घर में रमा के पुनर्विवाह की घोषणा कर दी। माँ ने भी हथियार डाल दिए और विधवा बेटी का घर बस जाएगा, यह सोच संदूकें खोल खोल ब्याह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह को सिर्फ 1 सप्ताह बाकी था कि रमा की विधवा सास मोटर कार में अनेक नौकरों चाकरों के साथ आ धमकी। रमा के पिता के सत्कार को दुत्कार कर वे धमकी देती हुई बोली, रमा हमारी बहू है, बेटा नहीं रहा तो क्या बहू मनमानी करेगी? क्या इस गांव के सभी ब्राह्मण मर गए हैं जो विधवा ब्राह्मणी के पुनर्विवाह जैसा अनर्थ होने दे रहे हैं? मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाने आई हूँ। अब वह पिता के घर नहीं रहेगी। रमा को काटो तो खून नहीं। पिता भी सभी ब्राह्मणों का साथ लेकर बोलती रमा की सास का विरोध ना कर सके। आखिर और भी तो बच्चे थे, उनका भी तो जीवन सुधारना था। बिलखती कांपती रमा के सफ़ेद रंगूरे चेहरे का हवाला दे तथा उनका पुनर्विवाह ना करने का आश्वासन देकर ही वे रमा को अपने घर रोक पाए थे। जाते जाते सास कह गई, मैं विधवा रमा को मांग में सिंदूर नहीं भरने दूंगी और वह जो भी चाहे करे। अब रमा को अपने वैधव्य का एहसास हुआ। उसने पिता के समझाने पर पुनः पढ़ने का निश्चय किया ताकि कहीं नौकरी कर अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सके। उन्होंने BA B.Ed कर एक विद्यालय में जैसे तैसे नौकरी प्राप्त कर ली और राहत की सांस ली। यह नौकरी उन्हें अपने गांव से कुछ दूर एक शहर में मिली थी। 26-27 वर्षीय रमा के स्वभाव में दृढ़ता और आत्मविश्वास छलकने लगा था, पर नियति तो मानो कुछ और ही जाल बुन रही थी। अकाउंटेंट नीलकांत दुबे 4 वर्ष पहले विवाह कर सुंदर पत्नी व 2 बच्चों, 2 वर्षीय पुत्र और 4 मास की पुत्री के साथ सुख से गृहस्थी चला रहे थे। एक दिन अस्पताल में उनकी मुलाकात रमा से हो गई। नील अपने पुत्र को टीके लगवाने आया था और वे अपने बीमार सहयोगिनी को देखने आई थी। पुनर्मिलन का यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। दोनों के 8-9 वर्ष पुराने प्रेम ने पुनः जोर मारा। पूर्ण युवती और सुंदरी रमा तथा सुदर्शन पूर्ण पुरुष विवाहित नील दोनों ही दिल को संभाल ना सके। दिनों दिन मिलना बढ़ता गया।
सावधानी के लिए रमा ने शहर की नौकरी छोड़ दी और आवेदन देकर यहाँ पदमपुर में नौकरी प्राप्त कर ली। नील प्रति माह 1 सप्ताह के दौरे पर पदमपुर जरूर आता। रास्ता निकल आया था, दोनों प्रसन्न थे। पदमपुर के शिक्षक समुदाय में दुबे जी को लेकर खुसर फुसर होती। पीठ पीछे सब उन्हें दुबाइन कहकर उनकी खिल्ली उड़ाते थे। मैंने जब पदमपुर में कार्यभार संभाला तब तक उन्हें वहाँ कार्य करते कई वर्ष हो चुके थे। उन दिनों वे उस प्राचार्या की गति पर विराजमान थी। धीरे धीरे हमारी मित्रता हो गई। समय व साहस पाकर एक दिन मैंने दुबाइन का अर्थ और असलियत पूछ ही लिया। मुझे यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, इस बात से वे अनभिज्ञ नहीं हैं। बहरहाल सहानुभूति व विश्वास पाकर उन्होंने अपनी गाथा मुझे सुना दी। क्या उसकी पत्नी जानती है? उनका सकारात्मक उत्तर सुनकर मैं पुनः चकित हुई। वह बर्दाश्त कर लेती है, चुप क्यों रहती है? मैंने पुनः प्रश्न किया। मैं अपनी कमाई का अधिकांश भाग नील की पत्नी व बच्चों को दिए जाने वाले उपहारों पर खर्च करती हूँ। मैं पहले भी ऐसा करती थी, शायद इसीलिए उसे संदेह हुआ। तब हम दोनों ने उसे सच बता दिया। पहले तो वह खूब रोई चीखी, फिर इतने वर्षों से दिए जा रहे उपहारों के बोझ तले दबकर चुप हो गई। उसने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। मैं अब नील के घर नहीं जाती, पर नील के हाथों उपहार, पैसे, कपड़े आदि भेज देती हूँ, जिन्हें वह चुपचाप रख लेती है, क्योंकि इससे उसे लाभ ही होता है। उन्होंने रुक रुक कर बताया। अपनी कमाई का अधिकांश भाग आप नील की पत्नी और उसके बच्चों पर खर्च कर देती हैं। सेवानिवृत्त होने पर आप क्या करेंगी? आप नील से विवाह क्यों नहीं कर लेती? मैंने प्रश्न किया। रमा ने दुखी स्वर में कहा, चाहा तो था, पर मेरी सास 60-65 साल की हो चुकी है, पर अभी तक कड़क है। कहती है मैं विधवा ब्राह्मणी की मांग में सिंदूर नहीं भरने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और यदि गलत कदम उठाएगी तो समाज उसे नहीं छोड़ेगा। सच तो यह है स्वर्णा कि नील भी पत्नी और बच्चों के रहते ऐसा कदम उठाते हुए डरता है। छोड़ो भी, हम दोनों इसी में संतुष्ट हैं। रमा जी, अभी तो आप 30-32 वर्ष की हैं। जब 50-60 वर्ष की होंगी तब ना पिता रहेंगे, ना सास, ना पति और ना ही संतान। आप अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं बचा रही, तब आप क्या करेंगी? मेरा कहा मानिए, नील के मोहजाल से बाहर आइए और अपने भविष्य के लिए कुछ बचाइए। साथ ही किसी गरीब व अनाथ बच्चे को पाल लीजिए। प्रशंसा, तृप्ति व सहारा सभी कुछ पा जाएंगे। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रमा ने मेरी बात सुनकर हंसी में उड़ा दी। मात्र 1 वर्ष ही मैंने उस स्कूल में अध्यापन कार्य किया, फिर विवाह कर अपने पिया के घर की राह ली। आज 8 वर्षों बाद इनसे मिल पाई हूँ। अब तक रमा जी खूब रो चुकी थी। मैंने उनका कंधा थपथपाया और कहा, उठिए, मुंह धो लीजिए और पूरी बात बताइए। संयत होकर रमा जी ने बताया कि 3.5 वर्ष पूर्व हृदय गति रुकने से नील का देहांत हो गया और वे एक बार फिर सुहागिन बने बिना विधवा हो गई। नील की पत्नी ने बड़े हो रहे बच्चों के सामने ही उन्हें दुत्कार दिया और फिर आने पर बदनाम कर देने की धमकी दी। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, पर मन में सोचा, क्या वे पहले बदनाम नहीं थी? मैंने सुना वे कह रही थी, स्वर्णा, तब से तुम बहुत याद आती हो, तभी से मैं उनके घर नहीं गई। अब प्राचार्या बन जाने के बाद आयु व पद की गरिमा को देखते हुए मैंने अपना जीवन स्थिर कर लिया है। कभी नील के साथ बिताए पल तो कभी तुम्हारी नसीहतें याद कर अपना गम गलत कर लेती हूँ और खूब जी भर रोकर हल्की हो जाती हूँ। माँ जी, आ जाऊँ? तभी 5-6 वर्ष के एक बच्चे का स्वर सुनाई दिया। उसे भीतर आने का इशारा कर रमा जी मेरी ओर उन्मुख हुई। यह गरीब गेट कीपर का बिन माँ का बेटा है। इसे मैं ही पढ़ाती हूँ और रात को अपने पास सुलाती हूँ। इसी में अपने मृत माता पिता और नील की सूरत तलाश करती हूँ। शायद यह मेरी अब तक की संचित ममता पाकर मेरे खाली हाथों को पकड़कर मेरा सहारा बन सके। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।